यस। आज हम लोग प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्णों के विषय में कुछ पढ़ा है, कुछ टॉपिक, लेकिन आज हम लोग प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रयत्न का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है चेष्टा या कोशिश। वर्णों में की जाने वाली, वर्णों के उच्चारण में की जाने वाली चेष्टा को ही प्रयत्न कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। हम लोग पहले अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। तो अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के समय मुंह के भीतर किए जाने वाली चेष्टा को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है। पहला होता है विवृत, दूसरा होता है अस्पृष्ट, तीसरा होता है ईषत्, अस्पृष्ट, और चौथा होता है ईषत् विवृत, ईषत् विवृत। पहले हम लोग देखेंगे विवृत के विषय में। विवृत प्रयास जिन वर्णों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से गोलाकार हो जाते हैं, ऐसे प्रयत्न को विवृत प्रयत्न कहते हैं। इसके अंतर्गत अ से लेकर अ तक स्वरों का, ये स्वर जो है अ से लेकर अ तक के स्वरों का विवृत प्रयास कहा जाता है। दूसरा है अस्पृष्ट। अस्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के अवयव एक दूसरे को कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं, ऐसे वर्ण को हम अस्पृष्ट वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत क से म तक के सभी वर्ण अस्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं।
अब तीसरा नंबर है ईसत अस्पष्ट। उच्चारण के समय जिह्वा तथा तालु का, ईसत का शाब्दिक अर्थ होता है थोड़ा सा। ईसत का शाब्दिक अर्थ होता है थोड़ा सा। जिह्वा तथा तालु का थोड़ा सा संपर्क होना ईसत अस्पष्ट कहलाता है। इसके अंतर्गत य र ल व, य र ल व ये वर्ण जो है आते हैं ईसत अस्पष्ट के अंतर्गत। य र ल व वर्ण आते हैं। चौथा है ईसत विवृत। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख के अंदर या जिन वर्णों के उच्चारण की समाप्ति पर, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा व ताल थोड़े थोड़े खुले रहते हैं, ऐसे प्रयत्न को ईसत विवृत प्रयत्न कहा जाता है। इसके अंतर्गत तालवी स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह वर्ण आते हैं। इन वर्णों को हम ईसत विवृत प्रयत्न कहेंगे। अब दूसरा नंबर पर आता है वाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण की समाप्ति पर होने वाले प्रयत्न को वाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं। वाह्य प्रयत्न के भी दो भेद हैं। इसके भी दो भेद हैं। कौन कौन? पहला है स्वर तंत्री में कंपन का आधार। और दूसरा है श्वास वायु की मात्रा का आधार। अब हम स्वतंत्र में कंपन के आधार पर, स्वतंत्र में कंपन क्या है भाई? हमारे गले में दो झिल्लियां होती हैं जो वायु के वेग से कांपने लगती हैं। तो इन कपा देने वाली क्रिया को, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्री कांपने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्वतंत्री में कंपन का आधार। इस आधार पर हम इसके दो भेद करते हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? पहला है स्वघोष
और दूसरा है अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता ऐसे वर्णों को हम अघोष वर्ण कहते हैं। तो स्वर तंत्री में कंपन सघोष के अंतर्गत वह प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस सभी स्वर यानी स्वर कितने हैं 11 और तीसरा, चौथा, पांचवा मिलाकर कितना हो जाएगा 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 3 वर्ग, तो 5 या 15 हो जाएगा संख्या। अब प्लस सभी स्वर 11। इसके बाद है य, र, ल, व तथा ह, ये 5 वर्ग। ये बराबर हो जाएगा कुल 31 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। सॉरी, हाँ 31 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। 15, 25 और अघोष के अंतर्गत जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र में कंपन नहीं होता ऐसे वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, तथा तीनों स्वर। तो ये 3 हो गई संख्या और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ग 5 वर्ग होता है, तो 5 दूना 10 अर्धांत 3। ये अघोष वर्णों की कुल संख्या 13 है। और इसको सिद्ध करने के लिए यदि हम सघोष और अघोष वर्णों को मिला दें तो हमारा उत्तर 44 होना चाहिए, क्योंकि स्वर और व्यंजन वर्णों को मिलाकर के कुल 44 वर्ण होते हैं। तो यदि हम सघोष वर्णों की संख्या कितनी है 31 और धान 13, ये दोनों का योग कर देंगे तो 44 वर्ण हो जाएंगे। अब दूसरा नंबर है श्वास वायु की मात्रा के आधार। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर इसके भी 2 भेद हैं। पहला
अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण की परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण में क्या होता है कि अधिक मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है। अल्प प्राण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? वर्गों के पहला, दूसरा तथा तीसरा वर्ण। धन सभी स्वर, और धन या व, इसके अंतर्गत सभी वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण। धन सभी स्वर, धन या र ल तथा व, इन्हें अंतःस्थ, इन्हें अंतःस्थ भी कहा जाता है। इन चारों वर्णों को अंतःस्थ भी कहा जाता है। तो 135 यानी पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग में 3 वर्ग, 5 वर्ग हैं, 5 या 15 होगी संख्या, और 11 स्वर और 4 अंतःस्थ के वर्ण, ये कुल संख्या हो गई 30। तो अल्प प्राण के अंतर्गत आने वाले कुल वर्णों की संख्या 30 है। महाप्राण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण धान, तालवी स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स तथा इन्हें हम ऊष्म भी कहते हैं। इनका एक ना दूसरा नाम जो है ऊष्म भी है। तो ये कुल वर्णों की संख्या हुई 10 और ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। इनकी कुल संख्या हो जाएगी 14।
तो 30 और दोनों को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम जोड़ करके देख लेंगे। अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 और धन महाप्राण वर्णों की संख्या 14। ये दोनों 44 होना चाहिए और दोनों 44 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रहा प्रयत्न। अब हम आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। इसी वर्णमाला के अंतर्गत ही दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, वर्ण संयोग। दूसरा टॉपिक क्या है, वर्ण संयोग है। वर्णों के परस्पर मेल को हम वर्ण संयोग कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह वर्ण संयोग दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर और व्यंजन का संयोग। पहला होता है स्वर और व्यंजन का संयोग, और दूसरा होता है व्यंजन और व्यंजन का संयोग। स्वर और व्यंजन का संयोग भी, इसके भी दो भेद है। पहला है स्वर के रूप में और दूसरा है मात्रा के रूप में। स्वर के रूप में उदाहरण के लिए अमरूद शब्द है। इस शब्द का प्रारंभ स्वर से हुआ है। दूसरा उदाहरण आम है। इस आम शब्द का भी प्रारंभ स्वर से हुआ है। इसके अतिरिक्त इमली है। इमली भी स्वर से प्रारंभ हुआ है। ईख है, ऊन है, ये सभी शब्द जो है इनका प्रारंभ स्वर से हुआ है।
और मात्रा के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे हम कौवा लिखते हैं, कौवा में औ की मात्रा है। इसके बाद हम भारत लिखते हैं, यहां भी आ की मात्रा है। ईरान लिखते हैं, नहीं ये तो होगा नहीं, ईरान नहीं होगा। दुष्यंत लिखते हैं, यहां भी ये मात्रा से ही, इसमें मात्रा का ही प्रयोग हुआ है। अब देखिए, ये तो हो गया स्वर और व्यंजन का संयोग। अब दूसरा इसका भाग है व्यंजन और व्यंजन का संयोग। व्यंजन के साथ व्यंजन को मिलाने पर, हाँ एक चीज और मैं इसमें छूटा था, उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि हम कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द लिखते हैं और अंत में यदि जो व्यंजन बिना स्वर के होता है तो उसे हम अकेला लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अर्थात है, तो के नीचे हल लगा देंगे और इसके बाद अर्थात है भगवान लिखते हैं। इसमें भी न के नीचे हल लगा है, साक्षात लिखेंगे। इसमें भी हम अंतिम वर्ण के नीचे हल लगा देंगे। किंतु यदि यही स्वर रहित व्यंजन शब्द के पहले या बीच में आता है तो उसके स्पष्ट उच्चारण के लिए उसके ठीक बाद स्वर युक्त व्यंजन होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए हमें स्वप्न लिखना है, पहला वर्ण और तीसरा वर्ण स्वर रहित है, तो पहले वर्ण जो स्वर रहित, इसके बाद भी स्वर सहित व्यंजन वर्ण आया है, और तीसरा जो वर्ण है स्वर रहित, इसके बाद भी स्वर सहित 9 वर्ण आया है। ग्वाल है, पहला वर्ण स्वर रहित और दूसरा इसके साथ, इसके तुरंत बाद वाला जो वर्ण है स्वर सहित होना चाहिए। अब हम चलेंगे व्यंजन और व्यंजन का संयोग। व्यंजन और व्यंजन का संयोग, इसके कुछ नियम है। अगर हमें व्यंजन के साथ, स्वर रहित व्यंजन के साथ व्यंजन को मिलाना है तो हम स्वर रहित व्यंजन से, यदि पाई वाले वर्ण है, पहला नियम है ये कि यदि पाई वाले वर्ण है, अब आप लोग कहेंगे कि पाई क्या है, तो जिन वर्णों के लेखन में खड़ी पाई, पूर्ण विराम को ही खड़ी पाई कहते हैं,
तो जिन वर्णों में के अंतर्गत वो खड़ी पाई रहती है, पूर्ण विराम का चिन्ह रहता है, ऐसे वर्णों को हम पाई युक्त वर्ण कहते हैं। तो जिन वर्णों के अंत में पाई होती है, उस पाई हटा करके अगले वर्ण के साथ हम जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ख्याति है, यदि हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो यह अशुद्ध माना जाएगा। इस हल का प्रयोग हम दूसरे नियम में बताएंगे कि हल का प्रयोग कहां किया जाता है। इसको लिखने के लिए हमें इस ख वर्ण के पाई को हटा देंगे और इसके बाद इस य के साथ लिख देंगे। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ग्वाल है। इसको भी हम इस पाई को हटा देंगे और इस प्रकार से लिख देंगे। मच्छर है, दूसरा नियम है इसमें, बिना पाई वाले व्यंजनों के नीचे, बिना पाई वाले व्यंजनों को यदि व्यंजन के साथ संयोग कराना है तो वहां हम पाई तो उसमें मिलेगा नहीं, तो वहां के लिए ऐसे स्थिति में हम उन वर्णों के नीचे हल लगा करके लिख देते हैं। उदाहरण के लिए हमें गद्दी लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे ग, और चूंकि द में द जो है पाई वाला वर्ण नहीं है, तो बिना स्वर वाला द लिख करके और नीचे हल लगा देंगे, पुनः द में दीर्घ की मात्रा लगा देंगे। अड्डा लिखना है, अड्डा को पहला स्वर रहित है तो इसके नीचे हल लगा देंगे, ऐसे लिखेंगे। इसके अतिरिक्त पंख लिखना है, पंख, पंख लिखने के लिए अंगा भी पाई वाला वर्ण नहीं है, इसलिए हम अंगा के नीचे भी क्या करेंगे, या तो ऐसे लिख देंगे या इस रूप में लिख देंगे। ऐसे लिखने का मतलब आप लोगों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो वर्ण ऊपर होता है वह स्वर रहित होता है और जो नीचे होता है वह वर्ण स्वर सहित होता है। अब इसका तीसरा नियम है क और फ को, तीसरा नियम है कि क और फ को हम इस रूप में
लिख सकते हैं। अगला नियम है र व्यंजन को अन्य व्यंजनों के साथ संयोग कराने के कुछ नियम हैं। उन नियमों में पहला नियम है कि यदि आधे व्यंजन के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ र को जोड़ा जाता है तो वह उस स्वर रहित व्यंजन के नीचे र का रूप बन जाता है। उदाहरण के लिए स्व धन र अगर जोड़ना है तो इसका रूप बन जाएगा स्र। इससे शब्द बनेंगे स्रोत। इसके अलावा व्रत नहीं सॉरी सहस्त्र, इसके अलावा बनेगा व्रत। व्रत ग्रास, ग्रहण, ये सब जो है इसके साथ बनेंगे ऐसे रूप में। इसका अगला नियम है यदि टौठ दौढ़ के साथ हम र को जोड़ते हैं, टौठ दौढ़ जो स्वर रहित हो उनके साथ यदि हमें र को जोड़ना है तो उनके लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए ट के साथ यदि हम जोड़ते हैं ये बराबर हो जाएगा ऐसे, और इससे निर्मित शब्द बनेंगे ट्रक है, ट्रैक्टर है, यदि हम ड के साथ र जोड़ते हैं तो ये इस प्रकार ड्र लिखेंगे इसको, और इससे शब्द बनेंगे ड्राम, ड्रामा, इसके अलावे कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जो हिंदी वर्णमाला में स्थान पा चुके हैं, जो संयुक्ताक्षर के रूप में हिंदी वर्णमाला में स्थान पा चुके हैं। इनमें पहला है अच्छा, ये
इन दो वर्णों के योग से बना है। इससे शब्द बनेंगे छात्री। त्र है, या त और र के योग से बना है। इससे निर्मित शब्द बनेंगे छात्र। इसके अलावा जो है यह निर्मित है आधा ज और धन पूरा य से। इससे निर्मित शब्द बनेगा ज्ञान। विज्ञान। और चौथा शब्द है स्र, जो निर्मित है आधा तालव्य स और धन र से। इससे निर्मित बनेगा श्री, श्रावण। इसके अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे व्यंजन हैं जो जिनको हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है। जैसे उदाहरण के लिए क और त का योग, ये इसको लिखा जाता है, ये बना है और ये हो जाएगा अप। इससे निर्मित शब्द उक्त, उपरोक्त। इसके अलावे द और य से भी निर्मित शब्द है। जो दोनों मिलकर द्य बनता है। किंतु इसकी मान्यता इसलिए नहीं दी गई है हिंदी वर्णमाला में कि इसके लेखन में प्रायः त्रुटि हो जाती है। इसको लोग इस रूप में भी लिख देते हैं धा की तरह, इसलिए इसकी मान्यता नहीं मिली है। या इनसे निर्मित शब्द ये है विद्या, विद्यालय। और विद्यार्थी। आशा है ये वर्णमाला का अंतिम टॉपिक आप लोगों को विधिवत समझ में आ गया होगा। मैंने तो अपने स्तर से भरपूर प्रयास करके सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।